क्लास में हम क्वेश्चंस कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकाउंट के, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऋण पत्रों का शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते को हस्तांतरित किया जाता है। किसमें हस्तांतरित किया जाता है? देखिए हमने एंट्री बताई थी आपको, जब हमने ऋण पत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो हमने बताया था ऋण कोष शोधन कोष खाता मतलब कौन सा? ऋण पत्र। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट किसमें बताया था हमने? किसमें ट्रांसफर होता है आपका? लाभ हानि खाते में, मतलब P&L अकाउंट में। ठीक है, तो किसमें हस्तांतरित होगा आपका? लाभ हानि खाते में। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है उत्पादन लागत कैसे निकालते हैं। उत्पादन लागत कैसे निकालते हैं? देखिए उत्पादन लागत का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? मूल लागत प्लस कारखाना उपव्यय। ठीक है, मूल लागत प्लस कारखाना उपव्यय। तो क्या कैसे निकालेंगे मूल लागत प्लस कारखाना उपव्यय में? उत्पादन लागत का फॉर्मूला निकलता है। उत्पादन लागत, मूल लागत कैसे निकलती है? पहले तो मूल लागत निकलती है आपके जो आपके प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष आपकी मजदूरी होती है, ठीक है, उनको जोड़कर मूल लागत निकाली जाती है। फिर मूल लागत में कारखाना उपव्यय को जोड़कर आपकी उत्पादन लागत और कारखाना लागत दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? डायरेक्ट वेजेस, इन्हें जोड़कर जो भी निकलती है वो आपकी कहलाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे? प्राइम कॉस्ट मूल लागत को बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें जोड़ेंगे आपको फैक्ट्री ओवर। ठीक है, तो आप इस दो को जोड़ने के बाद आपकी क्या निकलेगी? उत्पादन लागत मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकलेगी आपकी? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट को ही या तो कारखाना लागत भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? उत्पादन लागत। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब आ रहा है एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। क्या द्वारा पढ़ते हैं? एक नए साझेदार, अगर नया साझेदार का प्रवेश हो रहा है मतलब एडमिट कर रहा है नया साझेदार, तो किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्या किया जाएगा? उसे आपको क्रेडिट कर सभी साझेदारों के पूंजी खाते में लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाते में लिख दिया जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, अब बोल रहे हैं वे कौन से खर्चे? वे खर्चे, वे का मतलब होता है खर्चे। ठीक है, वे खर्चे जो कि किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए मतलब डिमांड बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिमांड बढ़ेगी इसकी वजह क्या होगा? जब डिमांड तब बढ़ेगी जब आपकी बिक्री होगी। तो कौन से व्यय होते हैं? वो होते हैं आपके बिक्री व्यय। ठीक है, सेल होगी तभी तो डिमांड बढ़ेगी चीजों की, तो वो कौन से व्यय होंगे आपके? वो होंगे आपके बिक्री। वह शक्ति जो किसी व्यक्ति का कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? शक्ति के बारे में पूछना है, व्यक्ति के बारे में नहीं। ठीक है, तो वह शक्ति क्या होती है आपकी? जो व्यक्ति कोई भी कार्य को करने के लिए गति प्रदान करता है उसे बोलते हैं प्रबंधक। ठीक है, व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रबंधक। और जो शक्ति प्राप्त होती है उसे बोलते हैं प्रबंधन करना। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? प्रबंध करना, प्रबंधन। जब कोई क्या होता है, जब भी मतलब किसी कार्य को कराने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है? उसे एडवाइस दी जाती है कि आपको इस तरीके से ऐसे कार्य करना है। ठीक है, तो वो कार्य होता है आपका प्रबंधक का। ठीक है, अब करने के तरीके को क्या बोलते हैं? प्रबंधन करना। ठीक है, अब हो रहा है किसी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है? देखिए पहली बात तो कोई किसी का भी योग जो हो सकता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? ऋणात्मक तथा धनात्मक। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं अभिप्रेरण का जेड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? एल एफ उर्विक ने। किसने किया था? आपका एल एफ उर्विक ने। ठीक है, किसने किया था? अभिप्रेरण का जेड सिद्धांत एल एफ उर्विक ने। ठीक है, अब बोल रहे हैं
अधिकार अंश का आशय है वे अंश कौन से होते हैं? अधिकार अंश जो भी हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मतलब क्या कौन से अंश होते हैं? वो जो वर्तमान के अंशधारियों के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं, मतलब जो वर्तमान में अंशधारी काम कर रहे हैं उनको दिए जाते हैं वो अंश क्या कहलाते हैं? आपके अधिकार अंश। जो वर्तमान में मतलब इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं उन अंशधारियों के लिए, ठीक है, मतलब आज फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए अधिकार अंश, ठीक है, दिए जाएंगे। तो जो आप क्या कर रहे हैं, जो अंशधारी वर्तमान में प्रस्तावित उन अंशधारियों के लिए, उन अंशधारी के लिए जो वर्तमान में प्रस्तावित हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है आय के मापन का आधार है। देखिए आय किससे मापी जाती है? मुद्रा से, जाहिर सी बात है, ठीक है, मुद्रा के आधार से नापी जाती है, तो इसका होगा मुद्रा मापन अवधारणा, ठीक है। क्या होगा आपका, कितनी तरह नापी जाती है आय? मुद्रा मापन अवधारणा के द्वारा, जिसको मुद्रा नापते हैं, ठीक है, अवधारणा के द्वारा, ठीक है। अब बोल रहे हैं निर्यात को, मतलब जिन्हें आप पैसे दे रहे हैं को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? देखिए केवल एक ही बैंक है जिसके द्वारा पैकिंग क्रेडिट की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है, वो है आपकी व्यापारिक बैंक, ठीक है। कौन सी बैंक है? व्यापारिक बैंक, ठीक है। अब बोल रहे हैं राष्ट्र लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लेखांकन प्रमाप 6 का। 6 के अंदर क्या आता है आपका? राष्ट्र लेखांकन, ठीक है, लेखांकन प्रमाप 6, ठीक है। फिर बोल रहे हैं स्थायी संपत्तियों पर राष्ट्र की गणना की जाती है। तो स्थायी संपत्तियों पर राष्ट्र की गणना उसके पुस्तक मूल्य पर की जाती है, ठीक है, बाजार मूल्य पर नहीं की जाती, जो मार्केट प्राइस है उस पर नहीं, उसका एक्चुअल प्राइस पर की जाती है, ठीक है। तो किस पे की जाएगी? पुस्तक मूल्य पर, ठीक है। अब बोल रहे हैं मंदी के बाद आती है, देखिए हमने व्यापार चक्र पढ़ाया था आपको इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपको व्यापार चक्र पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताई थी कि मंदी के बाद जो चीजें आती हैं, आपका बाजार में क्या हुआ? मंदी आई, मंदी में आई तो आपका सीन आएगा जब आपका बाजार बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मंदी के बाद चीजें आती है आपकी अवनति, मतलब बाजार का बिल्कुल बंद ठप हो जाना, ठीक है, अवनति। अगर मार्केट में क्या आ जाती है? मंदी आ जाती है, तो उसके बाद उसकी अवनति होती है, मतलब उसका बुरा हाल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, बल्कि इंसान लॉस में ही चला जाता है, ठीक है, अवनति आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अवनति के बाद आप पुनरुत्थान करते हैं, ठीक है, पुनः से मतलब आप दोबारा उस मार्केट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मंदी के बाद क्या आती है? आपकी अवनति, ठीक है। अब देखिए ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए चालू कार्य, जो कार्य आपके चल रहे हैं, एक आपका चैप्टर होता है कॉन्टेक्ट अकाउंट, ठीक है, उस चैप्टर में जब आपका कार्य चल रहा होगा तब आपके दो तरीके से कार्य किए जाते हैं, दो चीजें शामिल होती हैं। क्या चीजें शामिल होती हैं आपकी? प्रमाणित, ठीक है, एवं अप्रमाणित कार्य, जो सरकार के द्वारा सर्टिफाइड है और जो सरकार के द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, वो दोनों कार्य, ठीक है। अब बोल रहे हैं सम विक्षेप बिंदु से क्या तात्पर्य है? देखिए सम विक्षेप बिंदु क्या होता है, ये हमने आपके चैप्टर में पढ़ाया था। सम विक्षेप बिंदु होते हैं जब ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना कोई लॉस हो रहा हो, ठीक है, जब दोनों की स्थिति बराबर होती है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो वो आपका कहलाता है आपका सम विक्षेप बिंदु। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हमने आपको बताए भी थे, ठीक है। विक्रय लागत मल्टीप्लाई पीवी रेशो, ठीक है, पीवी रेशो का फॉर्मूला हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आपको। तो पीवी रेशो, विक्रय लागत मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस स्थायी लागत, स्थायी मतलब फिक्स कॉस्ट, ठीक है। पीवी रेशो का फॉर्मूला बता देते हैं, एस माइनस बी अपॉन एस मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पीवी रेशो का, ठीक है। अब बोल रहे हैं प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है? देखिए प्रबंध का अंतिम कार्य, जैसे मान के चलो कोई भी इंसान जब किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध करता है, ठीक है, जब कोई भी इंसान
किसी भी कार्य करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए करता है, तो वो पहले क्या बनाता है, नियोजन बनाता है। क्या करता है, नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर वो संगठन को बनाता है कि मतलब किन किन लोगों के द्वारा उनको कार्य को किया जाए, ठीक है, किन कौन कौन लोग इस कार्य में शामिल। फिर क्या करता है, फिर वो नियुक्तिकरण करता है, स्टाफिंग करता है, ठीक है, नियुक्तिकरण करता है, मतलब जितने लोगों की जरूरत होती है उस कार्य को करने के लिए फिर क्या करता है, वो नियुक्ति करता है। देखिए पहले लिख देते हैं, देखिए पहले क्या होता है आपका नियोजन, ठीक है, योजना बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है आपका संगठन तैयार करना, संगठन, ठीक है, संगठन बनाना। फिर क्या होता है आपका, फिर होता है आपका स्टाफिंग, जिसे बोलते हैं नियुक्तिकरण, ठीक है। फिर क्या होता है, नियुक्तिकरण। फिर होता है आपका नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, ठीक है, गाइड करना मतलब, ठीक है। फिर होता है लास्ट में नियंत्रण। क्या होता है लास्ट में, नियंत्रण। अब क्या हो गया, देखिए प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, नियंत्रण, ठीक है। अब बोल रहे हैं किए गए वास्तविक व्ययों से लागत निर्धारण कहलाता है। वास्तविक व्यय वो होते हैं जो हम डायरेक्ट देते हैं किसी को भी, ठीक है। कौन से होते हैं, जो हम डायरेक्ट देते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट व्यय को क्या बोलते हैं हम, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, ठीक है। कौन सी लागत होगी, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। अब बोल रहे हैं अधिकतम आना पहले जाना, हिफो सामग्री निगमन की पद्धति उपयोगी है, जबकि अब देखिए क्या होता है इसका सीन, अधिकतम आना पहले जाने का सीन होता है, मतलब बड़ी का आना, ठीक है, बड़ी का पहले आना, ठीक है। अगर मान के चलिए आपकी लागत, अगर आपकी वैल्यू 25 रुपए है, फिर आपने 20 रुपए दी, तो आपको पहले ये वाली देनी होगी, है ना, पहले देना, बड़ी वाली को पहले देना, ठीक है, ऊंची को, ठीक है। फिर अगर आपकी 20 है, फिर आपको 30 है, तो आपको ये देनी होगी, है ना, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है आपकी सामग्री पर, इसकी सामग्री में फर्क पड़ता है कि आपकी सामग्री में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मतलब कभी आप ये वाली ले लेंगे, कभी आप ये वाली ले लेंगे, कभी आप ये वाली ले लेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 10 इशू करते तो आप ये वाली लेते, हमने 3 कर दिए इशू, 30 इशू कर दिए तो हम अब ये वाली लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अधिकतम आना पहले जाने का मतलब होता है सामग्री में उतार चढ़ाव आना, ठीक है, सामग्री मूल्य में उतार चढ़ाव आना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए फर्म का विखंडन, फर्म मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फर्म का विखंडन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, में हस्तांतरित किया जाता है, किसके, उनके पुस्तक मूल्य पर, मतलब उनकी मार्केट प्राइस पर नहीं, उनकी एक्चुअल प्राइस पर, ठीक है। जब हंसों का हरण किया जाता है तो जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। किसमें डेबिट किया जाता है, तो डेबिट किया जाता गई अंशों पर मांगी गई धनराशि से, मांगी गई धनराशि से, ठीक है। अब बोल रहे हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है, देखिए जनसंख्या बढ़ती है आपकी, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, अब ज्यामितीय रूप क्या होता है, मतलब होता है आपका दुगना होना, 2 का 4, ठीक है, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरीके से बढ़ना, ठीक है। देनदारों के संग्रह से चालू खाते पर क्या प्रभाव पड़ता है, संग्रहण से मतलब होता है आपका जब्त करना, देनदारों को जब्त करने से या उन्हें हरण करने से या उन्हें रख लेने से क्या फर्क पड़ता है, चालू खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चालू देनदारों की वैल्यू तो पहले ही लिख दी गई है और उसका जो जब्त कर लिया उसके बाद उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चालू खाते पे, चालू खाता अपने आप निकलेगा जैसे ही, ठीक है। अब बोल रहे हैं मकान संपत्ति की आय के लिए कर का आधार होता है, कर का आधार क्या होता है, मकान संपत्ति की आय के निकालने के लिए, देखिए मकान संपत्ति की जो आय होती है वो वार्षिक मूल्य पर निकलती है, तो कर का आधार भी क्या होगा, कर जो निकलेगी वो वार्षिक मूल्य पर निकलेगा, ठीक है।
आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, ठीक है।